वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कल से जो चीज़ तमाम दुनिया की मीडिया में जो है डिबेट हो रही है, इंटरनेशनल तमाम दुनिया जो है जिस पर डिबेट कर रही है, वो जो वाइस प्रेसिडेंट, अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का जो एक इंटरव्यू है जो उन्होंने यूट्यूबर जो रोगन को दिया, उसमें जो बातें हुई, अब ये तकरीबन कोई 3 घंटे का ये इंटरव्यू था जिसमें डिफरेंट मौज़ूआत पे जो है वो डिस्कशन हुई, जिसमें एप्स्टीन फाइल्स थी, जिसमें अपने अमेरिका के अंदरूनी मसले हैं, बहुत सारी और चीज़ें। लेकिन जो इस वक्त तवज्जो का मरकज़ चीज़ बनी हुई है वो जेडी वैंस का जो हवाला था टाइम मैगज़ीन के उस आर्टिकल की तरफ, जिसमें किस तरह बताया गया है कि मुनज़्ज़म अंदाज में जो इजरायली लॉबी है वो किस तरह अमेरिका में अपने इंटरेस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को फ़रोग़ देने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह जो है वो जो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनमें किस तरह जो है वो उनको पैसे देती है, उनसे अपनी मर्ज़ी के जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग कराती है। और इस सब को जिसके बारे में कहा जा रहा है जो लीड कर रहा था वो प्रेसिडेंट ट्रंप की कैंपेन में एक आदमी जिन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सोशल मीडिया है वो ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग वो हैंडल की थी, वो इस सब चीज़ों को देख रहे थे। और सारा जो इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद है वो ये था कि किस तरह इजराइल की जो परसेप्शन बिल्डिंग है उसको बेहतर करना है अमेरिकी पब्लिक के सामने। तो ये बड़ी, अगर कहा जाए कि एक डैमनिंग इंडाइटमेंट के तौर पे जो है वो सामने आया, क्योंकि इवन जेडी वैंस ये कहने से जो है वो कतराए नहीं जब उन्होंने ये बात की कि अगर देखा जाए तो इस वक्त इजराइल की जो लॉबी है वो सैबोटाज कर रही है इस पीस डील को, वो सैबोटाज कर रही है इस एमओयू को। और फिर उन्होंने कहा जी मैं जो लोग इसके अगेंस्ट जो हैं वो जो इसके अगेंस्ट हैं, जो हॉक्स हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि अगर पीस नहीं तो फिर क्या, आपके पास क्या ऑप्शन है, आप किस नहज पे चीज़ों को जो है वो ले जाना चाहते हैं, कहाँ जाके चीज़ें जो हैं वो थमेंगी, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो सवाल उठ रहा है मेरे जहन में और बहुत सारे और लोगों के जहनों में ये सवाल उठ रहा है कि इसकी जो टाइमिंग है, इस इंटरव्यू की टाइमिंग, ऑब्वियसली ये तो नहीं होता कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो एक वन फाइन मॉर्निंग ही वोक अप एंड डिसाइडेड कि जी मैं ये 3 घंटे का इंटरव्यू दूंगा और उसमें ये चीज़ें बातें करूंगा। ये बड़ी नपी तोली जो है वो कॉन्वर्सेशन होती है, बड़ा जो है वेल कैलकुलेटेड होती है कि क्या बात बाहर जाएगी क्या नहीं जाएगी, प्रेसिडेंसी लूप में होती है। तो क्या ये जो टाइमिंग है इसकी, व्हाट इज़ दिस सिग्नल, क्या ये बताना चाह रहे हैं जेडी वैंस, क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरह जो है वो प्रेशराइज कर रही है एपैक लॉबी, किस तरह जो है वो हावी हो रही है, किस तरह वो सैबोटाज कर रही है पीस को। क्योंकि इस वक्त आपने देखा है कि एक तरह से अगर देखा जाए गो के अमलन अगर ऑन पेपर्स या इन राइटिंग अगर कहा जाए तो ये दोनों साइडों ने नहीं कहा कि जी हमने एमओयू जो है वो कैंसिल कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, बट फिर से आपको नज़र आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ जो है वो हो चुका है। तो कहाँ जो है ये जाके चीज़ें जो हैं वो रुकेंगी, क्या जो है ये बताना चाह रहे थे जेडी वैंस, क्या सिग्नल करना चाह रही है अमरीकी इस वक्त जो लीडरशिप है वो क्या बताना चाह रहे हैं। साथ ही साथ अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान भी जो है वो बिल्कुल चुप तो नहीं बैठा, वो टिट फॉर टैट रिस्पांस जो है वो दे रहा है। अमरीकी जितनी जो इंस्टॉलेशंस हैं जो खित्ते में हैं उनको जैसे पहले ईरान निशाना बना रहा था उस तरह भी निशाना बना रहा है। और साथ ही साथ होर्मुज़ के अलावा इस दफ़ा उन्होंने अब ये भी कह दिया है कि अगर ये मज़ीद चीज़ें जो हैं वो एस्केलेट करती हैं तो हमारे पास बाबुल मंदब का भी रूट जो है उसको चोक करने की ऑप्शन मौजूद है। अगर ये दोनों रूट्स चोक हो जाते हैं तो कहा जा रहा है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं ये $200 पर बैरल तक जा सकती हैं। तो बात यह है कि इस वक्त चीज़ें कहाँ खड़ी हैं इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि गो के दोनों साइडें जो हैं वो ये कह रही हैं कि जंग जो है ऑप्शन नहीं है और कहीं ना कहीं जो है वो पीस की बात कर रही हैं। लेकिन जहाँ हम हमेशा ये बात करते हैं अपने प्रोग्राम में, एक स्पॉइलर है और अब तो बड़ा आया हो गया कि वो स्पॉइलर कौन है, जेडी वैंस ने भी कह दिया, हम तो कह ही रहे थे कि एक स्पॉइलर है जो नहीं चाहता कि ये निगोशिएशंस जो हैं वो कामयाब हों, एक मुल्क है जो वो नहीं चाहता, एक शख्स है जो नहीं चाहता कि ये निगोशिएशंस कामयाब हों, क्योंकि उसका पॉलिटिकल करियर, उसकी पॉलिटिकल लेगेसी, उसकी मैं तो ये कहूँगी शायद फ्रीडम भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पे डिपेंड करती है। और वो है नेतन्याहू। ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसको कह चुके हैं कि अगर इफ़ इट वाज़न्ट फॉर मी तो तुम जेल में होते। तो उसकी जो बका है वो इस कॉन्फ्लिक्ट पे जो है वो टिकी हुई है। किस नहज पे चीज़ें जा रही हैं इस पर बात करेंगे। हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब, साथ ही साथ हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब मौजूद होंगे और डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
तो मैं साजिद तारक साहब आपसे जो है वो इसका प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं चाहूँगी उनके लिए अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें कि ये जो इंटरव्यू दिया गया 3 घंटे का इंटरव्यू, मल्टीपल चीज़ें इसमें जो है वो डिस्कस हुई, बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें डिस्कस हुई और एक बड़ा जो है वो एक बड़ा डिटेल में जो है वो इंटरव्यू था। एक अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट के लिए इस तरह का इंटरव्यू देना, क्या इज दिस समथिंग वेरी नॉर्मल के वन फाइन मॉर्निंग ही वोक अप एंड ही सेड कैसे चलें जी मैं आज इसको जो रोगन को जो है वो जाके इंटरव्यू देता हूं, या ये चीज़ें प्रॉपरली प्लान्ड होती हैं? व्हाइट हाउस से जो है वो ग्रीन सिग्नल लेना पड़ता है, प्रेसिडेंट का ग्रीन सिग्नल लेना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बरूए कार लाई जाती हैं और जिससे दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट कि इससे ये लगता है कि ये सिग्नलिंग हो रही है अमरीकी लीडरशिप की जानिब से। किस तरह देखते हैं आप इसको? मैं बिल्कुल आपसे टोटली एग्री करूंगा और जिस लेंस से मैं इसको देख रहा हूं कि जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट साहब ने पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक इस इंटरव्यू को जो वो दिया है, क्योंकि इस वक्त पब्लिक ओपिनियन इजराइल के बहुत ज्यादा खिलाफ है। और फिर आपको ये पता होना चाहिए जेडी वैंस साहब आगे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो लोगों के वो हमेशा एक तो एंटी वार रहे, मेगा मूवमेंट के वो लीडर रहे और वो बिल्कुल उन्होंने यही समझा जाए कि वो अपने इलेक्शन की तैयारी में ये सारा उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है, लेकिन इट्स वेरी डैमेजिंग। इस तरह की टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है क्योंकि बड़ी हफ्ते 10 दिन तक बीबी नेतन्याहू ने वॉशिंगटन डीसी में आके अपना यूएस इजराइल जो एग्रीमेंट है, डिफेंस एग्रीमेंट, उसको रिन्यू करना था उन्होंने और ये उसके लिए भी डैमेज है। फिर उसके बाद अक्टूबर में इलेक्शन है इजराइल के अंदर, उसके लिए भी डैमेजिंग है। लेकिन इसने बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं, बिलखसूस एप्स्टीन फाइल, बल्कि उन्होंने तो सारी चीजें ही उसने तो उन्होंने इस वार को बल्कि एप्स्टीन वार करार दे दिया है कि जो इजराइल जो है वो बिल्कुल एप्स्टीन, एक तो अमेरिका को वहां फंसा के रखना, जायनस माइंडसेट की बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि अमेरिका को घसीट के मिडिल ईस्ट में लाया जाए और उसमें कामयाब हुए हैं। लेकिन अब वो जो डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, और बड़े दिनों से मैं समझता हूं कि व्हाइट हाउस के भी रिलेशनशिप ठीक नहीं थे, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं ना होता तो नेतन्याहू अब तक जेल में होते। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था कि इजराइल के हर असला, हर हथियार के ऊपर अमेरिकन टैक्स पेयर्स का ब्लड और स्वेट है। तो मेरे ख्याल में डिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि पब्लिक ओपिनियन बहुत ज्यादा खिलाफ है इजराइल के, बिलखसूस गाजा के बाद एक मैसिव जो लोगों की ओपिनियन चेंज हुई है। ममतानी साहब का न्यूयॉर्क में इलेक्शन जीतना, उसका एक जिंदा सबूत सामने मौजूद है। तो मेरे ख्याल में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने इलेक्शन के लिए अपने आप को डिस्टेंस दिया, फासला क्रिएट किया और पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से उन्होंने इस इंटरव्यू को दे के तो पब्लिक वोटर्स की सिंपैथी गेन करने की कोशिश की। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आते हूँ, आप इस इंटरव्यू की जो है वो टाइमिंग किस तरह देखते हैं और वुड इट बी राइट टू से कि अमरीकी जो लीडरशिप है दे आर फीलिंग द हीट, एपैक की जो हीट है वो अब वो फील कर रहे हैं कि किस तरह उनके ना सिर्फ जो पॉलिटिकल करियर्स हैं उसको जो है वो डैमेज कर सकती है, बट ओवरऑल जिस तरह बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में जो है वो एक्सप्लेन भी किया गया है इस आर्टिकल में, टाइम्स मैगजीन का जो आर्टिकल है जिसकी तरफ ही जेडी वैंस अलूडेड टुवर्ड्स इट, तो उसमें मुनज़्ज़म अंदाज में एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह इजराइल जो है वो अपने जो एजेंडाज हैं, अपनी नैरेटिव बिल्डिंग है वो हावी करता है अमेरिकन लीडरशिप पे, अमेरिकन पब्लिक पे। क्या आर दे फीलिंग द हीट नाउ? देखिए डॉक्टर मारी, मेरे ख्याल में बड़ी क्लियर उन्होंने बात की है कि एप्स्टीन की वजह से, जो फाइल्डन की वजह से वो किस तरीके से अमेरिका को और गैर अमेरिकन की टॉप लीडर्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं और अपने अज़ाइम पूरे करने के लिए ज़ायनिस्ट जो लॉबी है वो किस स्ट्रॉन्ग तरीके से फंडिंग भी कर रही है। और उसके बाद उनको ये भी जेडी वैंस को पता है कि अमेरिकन पब्लिक इसके बहुत खिलाफ है। अमेरिकन पब्लिक की ओपिनियन है कि ये हमने इजराइल की वॉर लड़ी है और हमें मजबूर इसमें किया गया है, इट इज नॉट आर वॉर, और अमेरिकन पब्लिक इस लड़ाई के खिलाफ है। और डिस्पाइट द फैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके से अभी अननेसेसरी आपको मुझे सिविलियन सेक्टर पे जा रहे हैं, उनके जो उनके ऑयल गैस फील्ड है, उनके जो बिजली घरों के ऊपर जा रहे हैं, उनके इंस्टॉलेशन पे जा रहे हैं, दिस स्पीक समथिंग एल्स, दिस इज वेरी सीरियस। एल्दो में वो जा रहे थे मिलिट आर्ग्यू से स्टिल एक्सेप्टेबल, बट यहाँ पे जाने का मकसद ये है कि इजराइल इज टोटली, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को इन्फ्लुएंस कर लिया है, उनको कंट्रोल कर लिया है। आप ये देखें ना इससे क्या होगा
अगर जिस तरीके से अमेरिकन अभी इंस्टॉलेशन में जा रहे हैं, ईरान के पास क्या ऑप्शन रह जाएंगे? ईरान शुड गो फॉर इस तरह के गैस के, ऑयल गैस, ये पेट्रोल के जो है इनके इंस्टॉलेशन के ऊपर जाए, उनके बिजली घरों पे जाए। और जो ईरान और जो एक खलीजी ममालिक आपस में नजदीक आ रहे थे, वो नहीं चाह रहा था कि ये उसके लिए मौत थी। मैं हमेशा हम ये बात करते रहे कि ईरान और खलीजी ममालिक आपस में बहुत क्लोज हो रहे थे, एंड इजराइल न्यू कि अगर ये हो जाता है, इट इज अ वेरी डेथ ट्रैप फॉर इजराइल के लिए। इसलिए उसने ये सारी की जिस तरीके से किया। ईरान की भी गलती है, ईरान शुड नॉट हैव गॉन फॉर ये 3 जो एक सऊदी अरब का, एक कतर के जहाज पे जाके अटैक कर दिए विदाउट सोचे समझे कि इसकी आफ्टर फॉलोअर्स क्या होंगे। और फॉलोअर्स अब नजर आ रहे हैं ईरान को कितने सीरियस। उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि किसी तरीके से इजराइल यही चाहता था कि ईरान प्री मैच्योरली किसी जहाजों को जाके पकड़, शिप को पकड़ ले और उस पर फिर अमेरिकन रिटेलिएट करे, उसको एस्केलेशन करे। और ये एस्केलेट हो रही है। वो ये चाह रहे हैं कि मुआहदे पे तो वो अभी भी आएंगे, कुछ अर्से के बाद फिर आएंगे, इसलिए कि पूरी दुनिया जो है वो नहीं चाहती लड़ाई। इट्स ओनली ये स्पॉइलर, इजराइल चाहता लड़ाई। और इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री पावर को इतना डिग्रेड करने, और डिग्रेड करने के बाद वो वापस मुआहदा करें। कम से कम ईरान से भी इमीडिएट 5-10 साल का थ्रेट है वो खत्म हो जाए। अभी इस वक्त ईरान इज रिमेन अ मिलिट्री पावर, और इजराइल को थ्रेट है कि वो इस वक्त अगर कहीं भी ग्रेटर इजराइल के लिए निकलता है तो पीछे इजराइल इज अ मिलिट्री पावर, और उसके पास जो बाकी प्रॉक्सीज हैं वो भी अवेलेबल है, मौजूद है इसके लिए। यही इजराइल का कंसर्न था, और वो इससे पूरा कर रहे हैं कि वो ब्रिजेस पे जा रहे हैं, गैस लाइन के बिजली घर जो उनके जितने इंस्टॉलेशन है वहां पे जा रहे हैं। और अमेरिका, ये ईरान अमेरिका तो जा नहीं सकता, इजराइल को अवॉइड कर रहा है कि वहां से बड़ी सारी रिटेलिएशन दो की तरफ से हो जाएगा। तो उसके पास सेम ये खलीजी मालिक में जाएगा तो इनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दिस व्हाट इजराइल वांट। सो ये बड़ी प्लान करके सिचुएशन हो रही है। आई थिंक पाकिस्तान, आई एम श्योर के इस वक्त मौका ये कि पाकिस्तान, तुर्की, कतर इटसेल्फ, सऊदी अरब जितनी कोशिश कर सकते हैं अमेरिकन को पुश करें, इमीडिएटली सीज फायर करें, इसको सीज करें ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर आके फिर दोबारा टेक्निकल टीम में बैठ जाए और करें। अदरवाइज ये इजराइल इज गेटिंग व्हाटएवर दे वांटेड टू डू। अच्छा, डॉक्टर कमर चीमा साहब क्या हमारे साथ मौजूद हैं? डॉक्टर साहब, आई होप आपको आवाज़ आ रही है। जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट का इस तरह पब्लिकली कॉलिंग आउट इजराइल, साथ साथ ये बात करनी बड़ी डिटेल में कि मैं पीस को एडवोकेट कर रहा हूँ, या मैं इस डील को जिस तरह लेके चल रहा हूँ, पेन्स टेकिंगली जिस तरह मैं इस डील को लेके चल रहा हूँ, किस तरह मेरे खिलाफ और उन सब लोगों के खिलाफ, इवन द अमेरिकन प्रेसिडेंट, किस तरह उनके खिलाफ कैंपेन चलाई जाती है, और उनको किस तरह जो है ये उनको प्रेशराइज करने के लिए कैंपेन्स चलाई जाती हैं, उनके नैरेटिव्स बदलने के लिए चलाई जाती हैं। ऑब्वियसली एक तो जिस तरह तार साहब कह रहे हैं, ये आगे एक फ्यूचर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे उनको देखा जा रहा है, वो अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को भी डिफेंड करना चाह रहे हैं, ही वांट्स टू स्टैंड ऑन द राइट साइड ऑफ द पब्लिक एट द मोमेंट। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंसी, वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिकी लीडरशिप जो है वो इस हीट को फील कर रही है जो इजराइल की तरफ से आ रही है, और उसका इदराक अब उनको हो रहा है कि किस तरह इजराइल जो है वो अपना एजेंडा उनके ऊपर जो है वो हावी किए हुए है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अमेरिकन को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हम इजराइल के डिफेंस के लिए भी पे करें, और जो कुछ इजराइल दुनिया गजा में कर रहा और फलस्तीन के उधर जो किया उसकी भी नुकसान अमेरिका की साख को हो, इस चीज को जारी बात है अमेरिका ने स्टडी किया। एक बात। दूसरा ये है कि जो टफ टाइम देने की कोशिश कर रहा है इजराइल, डिस्पाइट के सारी दुनिया इजराइल को छोड़ गई, और जेडी वैंस ने कहा कि अमेरिकी सदर के अलावा कोई और तुम्हारा दोस्त नहीं है, इसके बावजूद वो हमें टफ टाइम दे रहे हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रम्प अनकरा से निकले और अमेरिका ने कहा कि हम F-35 दे रहे हैं तुर्की को, तो नेतन्याहू ने फौरन आके टीवी पे कहा, फॉक्स न्यूज पे आके कहा कि ये अच्छा फैसला नहीं है। इस चीज को वो अमेरिकन समझ रहे हैं कि ये हमें डिक्टेट कर रहे हैं, और और एक बायपार्टिजन सपोर्ट पहले इजराइल के हक में रही, और डेमोक्रेट्स तो पीछे हट गए, बहुत पहले से ही थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि ये रिपब्लिकन्स ने भी सोचा है कि हमें क्या फायदा मिल रहा है इनसे, और ये कर क्या रहे हैं, और फिर जो एप्स्टीन फाइल्स और ये सारा कुछ हुआ,
और फिर जो जेडी वैंस जिस तरीके से बात की है, तो मुझे लगता है कि ये उनको बताया जा रहा है। और फिर आपको पता है कि इस वक्त तो वो कोशिशें कर रहे हैं जी, पैगाम दे रहे हैं कि जी मेरे ताल्लुकात अमेरिका से ठीक है, मैं तो व्हाइट हाउस आ रहा हूँ। तो वो व्हाइट हाउस कह रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बेसिकली वो समझ रहे हैं कि ये जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, ये अमेरिकी इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे और ये अमेरिका को अंडरमाइन कर रहे हैं। और आपको पता है अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज की असेसमेंट थी कि ये जो डील है इसको भी अंडरमाइन करेंगे। और फिर जो कुछ इन्होंने लेबनान में किया, आप इमेजिन करेंगे जो लेबनान के अंदर अमेरिका, लेबनान और इजराइल का जो एग्रीमेंट हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ी फेवर इजराइल को दी गई है कि वहां पे फोर्सेस रहेंगी। और मजे की बात है कि ईरान का इस एमओयू के हवाले से लेबनान पे कम फोकस है और उसका स्टेट ऑफ हार्मोज पे ज्यादा फोकस है। हालांकि चीजें तो वहां सेटल नहीं हुई, तो वो कहते हैं कि हम तो इनको फेवर्स देते हैं और ये हमें अंडरमाइन करते हैं, और हम अगर जिस चीजों को लीड कर रहे हैं, तो ये ईरान के पास बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि जो दरारें अमेरिका और इजराइल के बीच में हैं, उन दरारों का फायदा उठाया जा सके। लेकिन वो नहीं उठा रहे, वो अपने एक अंदाज से चीजों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इस चीज को नहीं देख रहे कि आज इजराइल साइड पे बैठा है और वो खुद अमेरिका से लड़ रहे हैं। अब देखें ना, एक वो चॉइसेस, अब इजराइल तो खुश है कि हम जो हम चाहते थे अल्टीमेटली वही हो, मार रहे हैं उनको, ईरान को, और ईरान उनको मार रहा है, उनके एसेट्स को। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें थोड़ी सी डेलिकेट हो रही हैं। और ईरान को जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीमिंग, जो ग्लोबल रेलिवेंस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बनाना चाहती थी, आई थिंक वो समझ नहीं पा रहे इसको, और चीजों को वो उसी तरह वो एक जॉन्डस लेंस से देख रहे हैं और समझते हैं कि हमें सस्पिशियसली अमेरिकन को देखना चाहिए। अमेरिकी सदर थोड़े डिफरेंट किस्म के हैं। पहले देखिए, उन्होंने ये बात सच है कि उन्होंने बाय फोर्स चीजें मैनेज करने की कोशिश की, नहीं हुई, तो अब वो दोबारा डील के चक्कर में आ गए हैं। और वो अमेरिका के अंदर समझते हैं कि अमेरिका ने अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है, चाइना का मुकाबला करना है, तो एक्सेस एनर्जी तक होनी चाहिए। और ट्रंप ये समझते हैं कि हमारे जो दुश्मन हैं उनको एनर्जी एक्सेस कंसेशनल कीमतों पर मिल रही है, और अमेरिका ने उन मुल्कों पर पाबंदी लगाई हुई है जहां से कंसेशनल तेल मिलना है। तो इसीलिए उन्होंने वेनेजुएला में तब्दीली की, और ईरान में वो चाहते थे उस तरह की एक्सेस मिले ताकि सिर्फ चाइना कंसेशनल तेल ना ले, वो भी ले। तो मुझे लगता है कि ईरान को इन चीजों को स्टडी करना चाहिए, और एक इसको सिर्फ और सिर्फ अगर नजरियाती एंगल से अपनी खारजा पॉलिसी को और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को चलाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीजें, वो नताइज हासिल कर सकेंगे। और वो सिर्फ इजराइल, आज देखें इजराइल बार बार अमेरिका को कह रहे हैं, हम तो पहले ही कहते थे IRGC के साथ काम करना इंतहाई मुश्किल है, और देखें वो मुमकिन हो रहा है। तो ये ट्रंप साहब जो हैं, ये उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो लेकिन इस सारे सिचुएशन के अंदर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का और जेडी वैंस का इजराइल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना, ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है। और मेरा ख्याल है कि ये एक बायपार्टिजन सपोर्ट बनती जा रही है कि हमें इजराइल को क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि जो लिटरेचर लिखा गया अमेरिका और वेस्ट के अंदर, वो यही लिटरेचर था कि जनाब अमेरिका को इजराइल चलाता है। और अमेरिकन ने इसको एज एन इंसल्ट, मेरा ख्याल है उन्होंने जरूर महसूस किया है कि ये हम ऐसे नहीं हो सकते। और इवन के वेस्टर्न एलाइज भी छोड़ गए हैं उनको कि भाई आप जिस हद तक जाके इजराइल को डिफेंड कर रहे हैं, हम नहीं डिफेंड करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इंटरनल रिव्यू हो रहा है, उस रिव्यू के बाद ये चीजें जो है वो हो रही हैं। जी अच्छा, तार साहब आपकी तरफ आती हूँ। अब मुझे याद है 3 या 4 जुलाई थे जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है वो अमेरिका तशरीफ ला सकते हैं। और नेतन्याहू बड़े जो है वो, हमने इस पर पिछले हफ्ते जो है बात भी की थी कि बड़े वो उनके विजिट को बड़ी तशवीश से पूरी दुनिया में देखा जा रहा था, बिकॉज लास्ट टाइम विजिटेड उसके बाद जो है वो 28 फरवरी हो गया था। अब ये 3 या 4 जुलाई की बात है, 1 हफ्ता गुजर गया, दूसरा हफ्ता गुजर गया, अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि जी इस तरह का तो कुछ नहीं है, ही इज़ नॉट कमिंग। क्या ये डिलिबरेटली जो है वो एक किनारा कशी जो है वो इख्तियार की जा रही है ट्रंप साहब की जानिब से, प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से टुवर्ड्स नेतन्याहू, और नोइंग वेरी वेल कि इस वक्त ही इज इन थिक सूप, अगर देखा जाए अपने घर में भी उनके लिए चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मुश्किल होती जा रही हैं, बिलखुसूस जो अपकमिंग इलेक्शन है उसमें उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग्स बहुत ज़्यादा जो हैं डोल ड्रम्स में हैं। किस तरह देख रहे हैं आप इसको? तार साहब की मेरे ख्याल थोड़ा सा ऑडियो का कुछ इशू आ रहा है, तार साहब को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश। जी तार साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपकी तरफ आती हूँ। बात ये हो रही थी कि
3 या 4 जुलाई की जो है ये खबर है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा था ही विल बी कमिंग दिस वीक नेतन्याहू के हवाले से। अब वाइट हाउस जो है वो ये कह रहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं है। किस तरह इसको अमेरिका में, और आप किस तरह इसको रीड कर रहे हैं? क्या ये एक डिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है, डिलिबरेट डिस्टेंस है? अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं वो नेतन्याहू से जो है डिलिबरेट डिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग दी जा रही है? ये मुझसे सवाल किया डॉक्टर साहब? नहीं, डॉक्टर साहब ये सवाल किया था तार साहब से। आई बिलीव उनका सारे तार साहब का कुछ ऑडियो का इशू आ रहा है। ब्रिगेड साहब, आई कम ओवर टू यू, सेम क्वेश्चन टू यू। किस तरह देख रहे हैं आप इसको? देखें, बात यह है कि इसमें बड़ी क्लियर चीजें नजर आने लग गई हैं कि वो आ रही है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत बुरी तरह इजराइल ने उनको ट्रैप कर लिया। अपनी जो चाह रहे थे वो, उसमें ईरान की, जैसे चीमा साहब कहते हैं, ईरान की बड़ी गलती है। ईरान का चाम था कि रिस्ट्रेन शो करता, ईरान को ये था कि प्रोवोकेशन ना करता। ईरान का काम था कि दो सऊदी और कतर के जहाज पे जाके वो अटैक ना करता, उसको नुकसान ना पहुंचाता। दैट गेव अ क्लियर इंडिकेशन, बल्कि अपॉर्चुनिटी इजराइल को कि वो एक लॉबी करे वहां पर, और उसके बेस पे अमेरिकन ट्रंप प्रेसिडेंट देखे किसी रिटेलिएट किया, और अब तक रिटेलिएट करते जा रहे हैं। दिस स्पीच के अभी वो पूरे, और इसलिए जेडी वैंस ने ये इंटरव्यू भी दिया है टू शो टू द अमेरिकन पब्लिक के ही इज विद द अमेरिकन पब्लिक, ही वांट्स इलेक्शन में उनको वोट बैंक को। ट्रंप का इलेक्शन बहुत डाउन है, ही 29 to 25% पे रेटिंग उनकी गई हुई है, और ही नोज कि अगर मैं साथ दूंगा इस वक्त तो मेरी भी रेटिंग जाएगी। एंड दैट इज व्हाई ही हैज गिवन इंटरव्यू प्राइमरीली, इसलिए कि अमेरिकन पब्लिक को बताने के लिए कि हमारी जंग नहीं थी, हमें नहीं लड़ना चाहिए था, और अभी जो ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक और लड़ाई में जा रही है दुनिया। मुझे बताइए कि पूरी दुनिया इजराइल के भी खिलाफ, और इस वक्त अमेरिकन सपोर्ट भी नहीं है। चाहे नेटो की बात कर लें या यूरोपियन यूनियन की बात करें, खलीजी ममालिक तो बिल्कुल बुरे हाल में है, दे आर टोटली नॉट इन अमेरिका। इसी तरह चाइना को भी देख लें आप, इसी तरह रशिया को देख लें, हमारे खित्ते के लोगों को देख लें। एवरीबडी सफरिंग, द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक एंड एनर्जी क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। और अगर अभी जिस तरह के हालात हो रहे हैं, और अगर ये और प्रोलॉन्ग करता है स्टेट ऑफ हरमुज, उसके बाद बाब मंदाब भी अगर ब्लॉक हो जाए, सोचें कि कहाँ प्राइस जाएगी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या दुनिया इसको सस्टेन कर सकती है, नहीं कर सकती, इस पे चाइना का रिएक्शन क्या होगा, रशिया तो चले डजंट मैटर मोर, लेकिन खलीजी रियासतों को क्या होगा, ईरान को कितना नुकसान होगा। ईरान को सोचना चाहिए कि IRGC की कुछ चीजों में दे हैव टू टॉक इट आउट, आपस में फैसला करें कि कम डिसाइड जो है वो हुकूमत को करना चाहिए कि उसकी कौन सी हुकूमत फेस करती है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ऐसे मौके पे प्रोवोकेशन नहीं चाहिए। जितना माहौल साजगार होगा, ईरान की कोशिश होनी चाहिए कि ये टेक्निकल टीम में बैठ जाती, मुज़ाकरात करते। ईरान इज अ बेनिफिशियरी, और इस बेनिफिशियरी सिचुएशन में उनको सूट नहीं करता कि ये एस्केलेशन हो, और वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। सफर आपके अवाम कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। उधर अमेरिकन प्रेसिडेंट का ग्राफ डाउन हो रहा है। जेडी वैंस ने इसलिए इंटरव्यू दिया कि ही मेक द ईरानी लोगों को रियलाइज, अमेरिकन करवा रहे हैं कि मैं इसके खिलाफ हूँ, आई डोंट वांट वॉर। और वो ईरान और वहां की पब्लिक भी यही सोचती है, और इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी डाउन जा रही है। तो इन चीजों को देखते हुए विनर जो इस वक्त टोटल वो इजराइल है, जो इजराइल चाहता था। और उसको ये जो अटेंशन आ रही थी कि ईरान और खलीजी ममालिक जो फील्ड मार्शल ने उनको बहुत मेहनत कर समझाया था कि प्लीज डोंट कन्फ्रंट विद ईच अदर, डोंट गो फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और यही उसको पता चल गया कि ये रिलेशन हो गया। और एज लॉन्ग एज ईरान और ये खलीजी ममालिक इकट्ठे हैं, मेरा ख्वाब ग्रेटर इजराइल का पूरा नहीं हो सकता। और फिर ईरान इज रिमेन मिलिट्री पावर, इसलिए उसने मैनिपुलेट करके अल्टीमेटली ज़ियोनिज़्म ने, उनकी पूरी पार्टी ने, उन्होंने जोर लगा के अमेरिकन प्रेसिडेंट को पुश कर लिया लड़ाई के अंदर। और सिविलियन टारगेट जाने का मकसद ही कोई नहीं है। व्हाई यू आर गोइंग फॉर ब्रिजेस, व्हाई यू सेड कि मैं अभी जाऊंगा और जहां ऑयल और गैस के फील्ड है वहां पर एक्टिविटी को मैं डैमेज करूंगा। दैट मींस फिर ईरान तो रिटेलिएट करेगा, कहां करेगा, खलीजी ममालिक करेगा, तो उनकी दूरियां बढ़ेगी, नाराजगियां होंगी। तो ये बड़ी गंभीर सिचुएशन। आई थिंक पाकिस्तान को स्टिल चाहिए, तुर्की को और सऊदी अरब को, इजिप्ट को और उसके बाद कतर को, दे हैव टू बी वेरी कन्विंसिंग विद अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए कि इसको सीजफायर करें एंड सिट डाउन अक्रॉस द टेबल एंड फाइंड अ बेस्ट सोल्यूशन। अच्छा, बेस्ट सोल्यूशन की तार साहब वापस आ गए। तार साहब, जब सोल्यूशन की बात होती है तो जो अंडरलाइंग मैसेजेस दोनों साइडों से आते हैं, आफ्टर ऑल सेड एंड डन,
वो यही आता है कि जी हम तो पीस की तरफ जो है वी वांट पीस, लेकिन दूसरी साइड जो है वो अग्रेसर है, खा वो ईरान हो या अमेरिका हो। अभी ईरानी लीडरशिप की जाने से भी यही बात आ रही है कि जी हमने तो ना पहले ये जंग में हम जाना चाहते थे ना अब जाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम पे मुसलत की गई तो ऑब्वियसली हम उसका जवाब देंगे। और आगे से जो अमेरिकी लीडरशिप है वो इनको ब्लेम करती है कि जी इनके ये अपने देर नॉट अबाइडिंग बाय देयर कमिटमेंट्स। हैविंग सेड दैट, इसमें दोनों साइडों को, और अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे हैं कि ईरान इज़ लूजिंग आउट ऑन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस वक्त इसराइल जो है वो आइसोलेट हुआ है, ईरान इज़ लूजिंग आउट ऑन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वो जो टग ऑफ वॉर है वो किस हद तक जो है किस बुरी तरह जो है, जो टग ऑफ वॉर जो ईरान की अंदर जो IRGC की है और जो सिविलियन लीडरशिप की है, वो किस हद तक आपको लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो गवा देंगे? देखें, तो इस वक्त जो वाशिंगटन DC के अंदर जो बातें चल रही हैं वो ये है कि ये तदफीन की जो रसूमात थी उसके बाद IRGC के जिस तरीके से हौसले बुलंद हुए हैं और वो ऑलमोस्ट हैव टेकन ओवर द पॉलिटिकल लीडरशिप देयर, और फिर उसके बाद जो दूसरे जो चंद इशारे आए कि राक्ची साहब के ऊपर अगले दिन पथराव हुआ, फिर उनकी कंट्रोवर्सल स्टेटमेंट सी आई कि हमारी आर्मी इंडिपेंडेंटली, हमारे सोल्जर्स इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं। तो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस मेरे ख्याल में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि सारी ईरानी क़यादत एक टेबल के ऊपर बैठ के किसी एक जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पहुंच। यहां पे ये देखें, मेरे ख्याल में जो इस्लामाबाद अकॉर्ड था इट वाज टोटली इन फेवर ऑफ ईरान, और मैं समझ रहा हूं उसको इनको लेके आगे चलना चाहिए था। आप ये देखें कि अमेरिका ने मिसाइल सिस्टम, मिसाइल भी एक्सेप्ट कर लिए थे, बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि इजराइल को सख्त तकलीफ थी उस बात पे। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो आयतुल्लाह की जो तदफीन थी उसके बाद पासदार बहुत ज्यादा इस वक्त स्ट्रांग हो चुके हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हैं, और मुझे लगता है कि वो ईरान को नुकसान पहुंचाएंगे, उस रीजन को डिस्टेबलाइज करेंगे, और इसको और इजराइल यही चाहता है कि वहां पे GCC कंट्रीज और ईरान आपस में लड़ें ताकि उनका ग्रेटर इजराइल का मंसूबा जो है वो आगे मूव फॉरवर्ड कर सके। तो मेरे ख्याल में दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन ये मैंने देखा है कि जो मंजरनामा आया था आयतुल्लाह की तदफीन के बाद, उसकी वजह से पासदारान जो हैं उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो चुके हैं, एंड दे आर प्लेइंग आउटसाइड ऑफ द क्रीज। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। ये तो हमने देख लिया कि ईरान को ये समझ आ गई है कि जो गोल्डन गूस है इस वक्त वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद बाबल मंदब की भी जो है वो बात हो रही है। ऑफ कोर्स दे ट्राइंग टू एक्सर्ट द मैक्सिमम दैट दे कैन। उनको लग रहा है कि जो लॉस्ट टाइम है वी हैव टू कैच अप ऑन इट, और इस वक्त ये एक चीज़ है, चोक पॉइंट है, जिससे ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया जो है उसको जो है, इससे अगर हम इसको बंद करते हैं तो पूरी दुनिया अफेक्ट होती है, पूरी दुनिया की जो है वो चीखें निकलती हैं। हैविंग सेड दैट, इस वक्त जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, जिस नहज पे चीज़ें जा रही हैं, जिस तरह फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो रहा है, आर दे बाइटिंग ऑन मोर देन दे कैन चू? बिल्कुल। देखें, चीज़ें तो हैं। अब वो जैसे अभी ताड़ साहब फरमा रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंट है ईरानी लीडरशिप, और पर्टिकुलरली अगर सारे सोल्यूशन देखिए टेबल पे, अगर आपको इतना कुछ मिल रहा है तो आप दोबारा लड़ाई क्यों शुरू कर रहे हैं? आप उस स्ट्रेट ऑफ, आप मुझे ये बताएं कि क्या अमेरिकन्स जो कि सिक्योरिटी गारंटीज दे के बैठे हुए हैं गल्फ ममालिक को कि हम आपको हर तरह सपोर्ट करने जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, क्या वो अलाउ करेंगे कि कुवैत और बहरीन और UAE और कतर सारे ईरान से पूछ के तो वहां से ट्रैफिक गुजार रहे हो? तो अमेरिकन ने फिर मिडल ईस्ट में क्या करना है? अगर जो इन खत्ते के ममालिक ने ईरान से सब कुछ पूछना है तो अमेरिकन क्या करेंगे फिर? उनकी तो देखें, आप इमेजिन करें कि वो स्टेट ऑफ मलाका के अंदर और साउथ चाइना सी के अंदर वो मुल्कों को कह रहे हैं भाई तुम तगड़े रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, और इधर मिडल ईस्ट में जहां पे वो 50 साल से बैठे हुए हैं, यहां से वो चीजें मैनेज ना कर सके। पहला इम्तिहान अमेरिका का आ गया, स्टेट ऑफ हार्मुज का। तो मुझे नहीं लगता, मेरा ख्याल है कि ईरानियन अथॉरिटीज जो हैं वो, उनको चाहिए कि वो जो कुछ उनको टेबल पे मिला था उसको लें, अपनी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करें, मेन स्ट्रीम हो। पाकिस्तान ने वो करके दिया है उनको जो पूरी जिंदगी ईरान नहीं कर सका। 49 साल बाद टेबल पे बैठे हैं, और फिर आप देखें, आपने कोई तस्वीर भी नहीं बनवाई अमरीकियों के साथ, ये कहते हुए कि हमारे खिलाफ घर में माहौल खराब हो जाएगा और हम नहीं चाहते, और फिर भी आपको बहुत कुछ मिल गया है। मुझे लगता है कि
ट्रम्प की वो जो ओवरऑल ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको वो रीड नहीं कर सके कि ट्रम्प जो अमेरिका के अंदर री इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहते हैं, ईरान को उसका वो हिस्सा बनाना चाहते हैं, ये मेरी एक असेसमेंट है। और अगर वो नहीं रीड कर सके ये ईरानियंस, तो मेरा ख्याल है उनको रिविजिट करना चाहिए। सारी बात है, वो भी बड़े थिंकर्स हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा देखें, आप देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं, अमेरिका के अंदर गैस प्राइसेस फिर बढ़ रही हैं। ईरानियंस ये सोच रहे हैं गैस प्राइसेस बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन होगी, हम ये मार्केट्स प्रॉब्लम होगी तो अमेरिका जो है वो डर जाएगा। मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखें, ये जो अभी अमेरिका करेगा, ये उसको एज ए सुपर पावर स्टेटस को बरकरार रखना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो टफ लाइन लेगा ईरान के ऊपर। अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक और फ्रंट खोल दिया कल रात यहाँ पे, और चाइना का जिक्र करना शुरू कर दिया जी कि 2020 में उन्होंने हम यहाँ पे चीजें मॉडल करने की कोशिश की। तो बेसिकली तो वो समझते हैं कि रशिया वाला जो आइडिया वो पिट गया है, तो अब चाइना को हम इंट्रोड्यूस कराएं कि देखें वो चीजें यहाँ पे मैनिपुलेट करना चाह रहा था, और देखें ये कम्युनिस्ट हैं और ये इस तरह की सिचुएशन है, तो हम इनके खिलाफ हैं। तो कहीं ना कहीं पे अमेरिकी सदर जो हैं वो समझते हैं कि अगर मुझे जंग की तरफ दोबारा जाना पड़ रहा है तो मैं एक और फ्रंट खोल दूं अवामी सिंपैथी लेने के लिए। और एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ट्रम्प जितना ज्यादा अमेरिकन पावर को असर्ट करेंगे, तो शायद बहुत सारे जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो समझें कि ये अमेरिका की साख के लिए जरूरी है, वो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। और अभी आप देखें कि दुनिया खामोश है लार्जली। ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, पहले आपको जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमले किए थे तो दुनिया का एक डिफरेंट रिएक्शन था। अब सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि ये अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे, ये ईरान ने चीजें शुरू की हैं, ये अमेरिकन ने शुरू नहीं की। ईरान ने देखिए ताकत का इस्तेमाल पहले किया, तो जो ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन है वो बड़ी तेजी से जो है वो सारी बातें ईरान को क्वेश्चन करेगी कि आपने ये किया क्यों है। और आप दुनिया का कौन सा ऐसा वाटरवे है जिसपे किसी मुल्क की मोनोपोली हो सकती है, और कौन सा ऐसा मुल्क है जो ये कह सकता है कि जी इस इलाके के अंदर मेरे से पूछ के चीजें चलेंगी। ये मेरा ख्याल है ईरानियंस थोड़ा हमारे दोस्त वो कॉन्फिडेंट हैं, और जाहिर बात है ये उनका हक है, वो जो मर्जी फैसले करें, लेकिन ये ना हो कि जो टेबल पे पहले अचीव किया होगा वो भी ना मिले। अब देखिए ना, वर्जिन स्टॉक में तो डॉक्टर साहब यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट ने उसी वक्त नोटिफिकेशन कर दिया था ईरान दुनिया को तेल बेच सकता है, उन्होंने अब वो नोटिस वापस ले लिया, तो ईरान को क्या मिला। तो अगर तो ईरानी इस चीज में समझते हैं कि वो जो आईआरजीसी ने फैसला करना है वही हमारे लिए ठीक है, मेरा ख्याल है कि ईरानी अवाम भी ये पसंद नहीं करेगी कि हम इस तरह के जो है वो तरीकाकार एक हद तक दुनिया ईरान को अलाउ करने देगी, वरना ये दुनिया ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन भी उनके खिलाफ हो जाएगी, चीजें ट्रम्प के हक में जानी शुरू हो जाएंगी। और ट्रम्प देखें, ट्रम्प ने पहले ही ईरान शायद ये रीड कर रहा है कि पहले ट्रम्प के खिलाफ ये एक ओपिनियन अमेरिका के अंदर थी कि उसने सारा एमओयू ईरान की फेवर में कर दिया, इजराइल भी अमेरिका ट्रम्प के खिलाफ था, अब ईरानियंस भी ट्रम्प के को मजीद मुश्किल में डाल रहे हैं। तो बेसिकली ख्याल है कि ये एक डिफिकल्ट स्पॉट में ट्रम्प को लेके जा रहे हैं, और जब कॉर्नर करेंगे ट्रम्प को तो फिर वो रिएक्ट करेगा अपने स्टाइल से, जिससे फिर ईरान को भी नुकसान होगा, और मेरा ख्याल है दे नीड टू लुक एट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक और चीज़ जिस पे बहुत ज़्यादा जो है वो बात भी हो रही है अभी, वो ये कि ऑब्वियसली जब सैंक्शंस लगी हुई थी तो इवन तब जो है जो भी चीप एनर्जी नीड्स की बात हो रही थी, इवन एट दैट टाइम चाइना जो है वो उसका जो इरानियन एक्सपोर्ट्स थी, ऑयल एक्सपोर्ट्स थी, वो बड़ी बहुत हद तक जैसे 90% जो है वो चाइना जो है वो जा रही थी। अब जब से ये सारा मसला जो है, ये स्ट्रेट वाला मसला भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, तो उसमें जो इवन जो चाइना की जो टी पॉइंट रिफाइनरीज थी जिन पे जो है सैंक्शंस नहीं लागू होती थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ईरान से जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। एक तो डिस्काउंट्स जो हैं वो कहते हैं कि यूएई वाले और बाकी जो हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं और इनके डिस्काउंट्स जो हैं वो कम है। दूसरा, और भी बहुत सारे देसे दे वही स्टबर्न और इश्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि अगर वॉर से पहले रफली 2 मिलियन जो बैरल्स हैं पर डे जा रहे थे, अब 500,000 जो है वो जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रहे हैं। डू यू थिंक दैट विल पिंच ईरान परहैप्स टू कम बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल? देखिए, ईरान को इतना बेनिफिट था, डॉक्टर मारिया मुझे बताइए, कि उन्होंने कहा मार्केट, जैसे आपने कहा पूरे फुल मार्केट प्राइस पे ऑयल गैस बेच सकते हैं। उन्होंने कमिटमेंट कर ली, सैंक्शंस इनकी खत्म हो रही हैं, एसेट्स रिलीज हो रहे हैं, $300 बिलियन को उन्होंने कहा जी वील मेकअप रेफरेंडम का वो भी करके देंगे।
वोटल्स, और फिर ये कहा कि न्यूक्लियर डील की जो टेक्निकल टीम है वो भी सबसे आखिर में हम डील करेंगे, पहले ये कर लो, ताकि उसका ईरान को ये फायदा था कि ईरान की पब्लिक को इसका इकोनॉमिक, जब जो ऑयल बेचते चीजें, इकोनॉमिक बेनिफिट का ट्रिकलिंग इफेक्ट जो था ईरान की पब्लिक को जाना शुरू हो जाता। इसका बेनिफिट क्या होता है कि ईरान की पब्लिक भी खुश हो जाती कि 47 ईयर से हम नुकसान उठा रहे हैं, बड़े बड़े, अब हमें फायदा आना शुरू हो गया है। उनका अपनी हुकूमत पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ईरान की हुकूमत के ऊपर, तो ईरान की हुकूमत स्ट्रांग हो जाती है, आपस में और ज्यादा इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। या तो ईरानी रिपब्लिकन गार्ड को ये पसंद नहीं आया कि जी हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, इसमें डाल दिए वो सऊदी अरब के और कतर के जहाजों पे जाके वो ड्रोन फायर कर दिए। अगर वो हो जाता दिस वुड हैव, और मुझे बताएं अमेरिका क्यों क्या लेके जाता, इवन न्यूक्लियर पे भी फाइनल डील नहीं हुई थी, नेगोशिएशन होने थे और सैंक्शन सब खत्म हो गई थी। तो उन्होंने तो मेरे ख्याल में इतना बड़ी गलती की है ईरान ने, अगर वो ये स्टैंड शो करते, कंडूसिव फ्रेंडली एनवायरनमेंट करते, टेक्निकल टीम में बैठ जाती, बातचीत शुरू हो जाती, और अगर अमेरिका को ये कहीं चला भी जाता तो मिसाइल फायर भी करता, दे कुड हैव केप्ट क्वाइट बिकॉज़ यू वर द बेनिफिशियरी, आपको सारे का सारा बेनिफिट मिल रहा था। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी ये सोचा कि मैंने गलत डील कर ली है और ये मुझे ईरान ने वो एक मौका दे दिया, अब उन्होंने खुल के आ रहा है। और मेरे ख्याल में अब वो जितनी जानिस चीज है लॉबी, वो ट्रम्प के साथ मिलके देर टुगेदर, अब उनको इलेक्शन में बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, नुकसान। राइट, तार साहब आपकी तरफ आती हूँ। जो भी बात हो रही है, जो इसकी चाइनीज़ जो ऑयल भेजा जाता है ईरान की जानिब से, उस पर भी कहा जा रहा है कि जी जो आउटफ्लो है वो कम हो रही है बिकॉज चाइना दूसरी मार्केट्स को जो है वो अवेल कर रहा है। आप समझते हैं कि दैट कैन बी ए पिंचिंग पॉइंट, ये थोड़ा सा ज़रा ईरान को अपनी रीथिंक करने में स्ट्रैटेजी जो है ये शायद परसुएड करे? मैं पिछले 2-3 दिन से व्हाइट हाउस की और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की स्टेटमेंटों को बड़े गौर से देख रहा हूं। एक तो वो उन्होंने अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले तकरीबन उन्होंने वार्निंग एक शॉट दिया चाइना को कि आपकी वजह से ईरान जो है वो अमन की तरफ नहीं आ रहा। दूसरा, एक रिसेंट बात फिर उन्होंने निकाली है कि 2020 के इलेक्शन में भी चाइनीज एलिमेंट था यहां अमेरिका में, जो बाइडेन को सपोर्ट करते रहे और मेरे हारने की वजह यह थी। तो मेरे ख्याल में वो चाइना को भी सिग्नल दे रहे हैं कि वो फासले पे रहें। और जिस तरह खुद पहले चीमा साहब ने फरमाया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश ये थी कि ईरान मेन स्ट्रीम मेन मार्केट में आके अपना तेल बेचे और चाइना दूसरी दुनिया की तरह जो एक मार्केट प्राइस है वो दे और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी स्लो हो। जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि टी पार्ट रिफाइनरियां जो कि बहुत लुक्रेटिव थी फॉर चाइनीज, तो मेरे ख्याल में ये सारा मिला जुला है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह सिग्नलिंग कर रहे हैं चाइना को, मेरे ख्याल में वो भी एक अच्छा कदम था। चाइना फुल सपोर्ट कर रहा है असले में भी और इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी। तो मेरे ख्याल में आई थिंक दे हैव अंडरस्टूड। और जो मेरा एक अपना जाती इसमें मेरी ओपिनियन है कि अगले आने वाले चंद दिनों में आप अच्छी खबर देखेंगे। इसमें से एक पॉजिटिव चीज मेंशन करना चाहूंगा कि बैकडोर चैनल बातें हो रही हैं जिसकी वजह से उन्होंने एक अमेरिकन शहरी जो डुअल सिटीजन थी उसको रिहा किया और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दी कि गुडविल, अच्छा जेस्चर था फॉर द गुडविल। तो इससे नजर आता है कि बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और मैं समझता हूं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर कोई अच्छी खबर बाहर निकलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको लगता है जैसे आज हम, अगर मैं अपनी भी गुफ्तगू देखूं तो जो हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से करते हैं, मेजॉरिटी जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है हम सब ये बात करते हैं कि किस तरह जो है वो इजराइल स्पॉइलर का रोल अदा कर रहा है। बट टुडे हमारी वो तो है ही है, लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ एक ऐड हो गई है कि किस तरह ईरान को थोड़ा सा रिस्ट्रेंट जो है वो शो करना चाहिए, ईरान को अपनी रीस्ट्रैटेजाइज चीज़ें करनी चाहिए। बहुत कुछ मिल रहा था वो, उस पर जो है वो उससे जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं दुनिया में भी और जो मीडिएटर्स हैं वहाँ पे भी एक एग्जॉस्शन जो है वो आ रही है? अगर मैं देखूं जो हमारी फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी जो कल प्रेस ब्रीफिंग आई उसमें भी किसी हद तक ये था कि ठीक है, ये अपना जो इन्होंने डिसाइड करना है कर लें, जब ये डिसाइड करेंगे टू कम बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल तो वी आर हियर। डू यू थिंक दैट एग्जॉस्शन इज आल्सो सेटलिंग इन? बिल्कुल, देखें ऑब्वियसली हमारा काम तो, पाकिस्तान के काम तो एज ए फैसिलिटेटर ये था कि टेबल पे लेके आए, डिफरेंसेस को कम करें
दोनों साइड्स क्योंकि इस पोजीशन में आ जाती हैं कि जहां पे उनको अपनी गवर्नमेंट को, जहां पे अपनी आवाम को बहुत सारी मैसेजिंग सिग्नलिंग करनी पड़ती है, राइट विंग अप्रोच लेनी पड़ती है, तो ठीक है वो चलती रहे, लेकिन हम चीजों को थ्रू करवा रहे थे, मैसेजिंग इधर से उधर चल रही थी। हम तो यही कर सकते हैं, मिसट्रस्ट कम कर सकते हैं, गैप्स को कम कर सकते हैं। बाकी दोनों मुल्कों की अपनी खर्चा पॉलिसी है, अपने नेशनल इंटरेस्ट है, फॉरेन पॉलिसी है, अपनी फौजें हैं, वो जो मर्जी फैसले करें। जहां पे पाकिस्तान की मदद चाहिए होगी तो पाकिस्तान इज देयर टू हेल्प ना। अमेरिकन से भी हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, ईरानियंस से भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो और आपको याद है ईरानी प्रेसिडेंट शुक्रिया अदा करने आए थे, वो कहां गए हैं स्वाय पाकिस्तान के शुक्रिया अदा करने के? तो हमारी एफर्ट्स को भी देखें कंप्रोमाइज करने हैं। तो मुझे लगता है कि जारी बात है, जिस तरह बाकी तारड़ साहब ने, बेटे साहब ने भी फरमाया, ईरान के अंदर जारी बात है बहुत टग ऑफ वॉर हो रही है, चीजें दाएं बाएं हो रही हैं, नई पावर स्टैब्लिशमेंट है। देखिए एक वक्त हुआ करता था, मैं इसको कहता हूं कि जब आयतुल्ला खामनाई साहब जो थे, उनसे पावर जो शिफ्ट हुई अली खामनाई साहब की तरफ, तो वो एक बिल्कुल एक और ट्रांजिशन थी। एक उस वक्त अली खामनाई साहब की बहुत बड़ी क्रेडेंशियल्स थी, वो उनका एक था सारा सिलसिला। लेकिन अभी जो पावर मुश्तबा खामनाई साहब तक आई है, ये उनका जो पॉलिटिकल कद काट है या जो बाकी, वो एक डिफरेंट है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है उस गैप को शायद फिल करने के लिए सम टाइम बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, एक्टर्स बीच में आ जाते हैं। और क्योंकि वो अभी तक पब्लिक उन्होंने स्पेस नहीं ली, क्योंकि उनको खतरा ये है कि हमारे अंदर से लोग बिके हुए थे। ये तो देखें वो खुद कहते हैं, उनके अपने लोगों ने ये माना है। तो वो समझते हैं कि हमें बाहर ही नहीं आना चाहिए, वेट करना चाहिए और ये एक सरप्राइज का एलिमेंट रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ईरान को एक बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए। अगर ईरान वो बड़ी पिक्चर नहीं देख पाता और वो अपने समझते हैं कि हमने उसी रेवोल्यूशनरी माइंडसेट से चीजों को करना है, तो वो उनकी चॉइस है। लेकिन मुझे लगता है कि ये विंडो बड़ी थोड़ी है। ये ना हो कि ट्रंप के जाने के बाद अमेरिका का ये माइंडसेट ना हो और इजरायली दोबारा फिर अमेरिकी सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट कर जाएं। और वो कोशिशें तो कर रहे होंगे, बैक चैनल पे लगे हुए हैं उनके, बड़े लंबे चौड़े एक्सेस है मीडिया में, कांग्रेस में, हर जगह। अभी तो मैं देख रहा नैन्सी पेलोसी इवन के जो लेफ्ट विंग है और राइट विंग दोनों एक जैसी जुबान बोल रहे हैं इसराइल के हवाले से। ये कब ऑप्टिक्स आपको नजर आई है अमेरिका के अंदर से? तो मुझे लगता है कि ईरान को इस चीज को भी देखना है, ईरान को अपने आप को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी रिविजिट करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे, और देखें आप खित्ते के ममालिक के साथ जो कुछ ईरान ने किया है, जो कुछ उनको जितने बम्बार्डमेंट वहां पे की है, आप क्या समझते हैं? वो भी तो मजबूर हैं, वो भी तो समझ रहे हैं कि यार ये हमें तो, हमारे तो दोस्त नहीं है इरानियंस। तो उनका भी माइंडसेट रीड करना चाहिए उनको। ठीक है मजबूरन जारी बात है, खित्ते में फिर आपको रहना पड़ता है, नेबरहुड है, लेकिन उनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो चुका है ईरान के बारे में। एक रिलायबल पार्टनर वो नहीं समझते, मजबूरी जरूर समझते हैं लेकिन रिलायबल पार्टनर नहीं वो समझते। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें जो हैं उनको जरूर उनको रिविजिट करना चाहिए। ईरान को अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इट्स अ वेरी शॉर्ट विंडो, इस पे कैपिटलाइज करना चाहिए। ये ना हो कि विंडो बंद हो जाए और फिर ये अपॉर्चुनिटी जो है वो ना मिले। ऑन दैट नोट विल एंड टुडेज प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर साहब और तारड़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर द प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।